नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भारत के संविधान में विदेशी संविधानों से लिए गए प्रावधानों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आइए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है धर्म। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य निर्धारित करता है एवं राज्य निर्माण के लिए जरूरी इकाइयों का सृजन करता है। संविधान से सभी अंग अधिकार एवं शक्ति ग्रहण करते हैं। दोस्तों, यहाँ राज्य निर्माण की बात हो रही है। राज्य निर्माण की का मतलब ये हुआ कि वे सभी संस्थाएं जो किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं और संविधान द्वारा स्थापित की जाती हैं, उनकी बात हो रही है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं जो भारत को जो है आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं, इसी प्रक्रिया को राज्य निर्माण कहा जाता है। जिस देश में संस्थाएं जितना मजबूत होती हैं, पारदर्शी उनके जो काम करने की शैली होती है पारदर्शी होती है और लोगों तक वो न्याय कर पाती हैं जिस काम के लिए वह स्थापित की गई होती हैं, तो वहां राज्य निर्माण की प्रक्रिया सुचारू ढंग से आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण को न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत मरबरी वर्सेस मेडिसिन केस से हुई थी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की ऐसी शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए नियम, उपनियम, आदेश, सूचना, विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा, अगर इनमें से किसी के भी द्वारा अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उन्हें जहां तक वे उल्लंघन कर रहे होंगे उन्हें शून्य घोषित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ जहां तक वे उल्लंघन कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए संसद एक कानून बनाती है और उसमें 10 प्रावधान किए गए हैं। 10 में से 6 प्रावधान ऐसे हैं जो किसी संवैधानिक प्रावधान को उल्लंघित करते हैं, तो उन प्रावधानों को जो है रद्द कर दिया जाएगा और केवल 4 प्रावधान ही बचे रह जाएंगे। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि जहां तक वे उल्लंघन कर रहे होंगे। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो मिली हुई है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। अगर न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति नहीं होती तो संसद को जो मन करता वो बनाता, राज्य विधानमंडल भी जो मन करता वो बनाता, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो मन करता वो अध्यादेश जारी करते। तो न्यायिक पुनर्लोकन की जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मिली हुई है वह सरकारों को मनमानी करने से रोकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ऑप्शन सी है द्विसदनीय विधायिका है और ऑप्शन डी है न्यायिक पुनर्लोकन की प्रणाली है। दोस्तों, अगर सारे ऑप्शन पर फोकस किया जाए तो ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है और प्रश्न कर रहा है क्या दोनों में भिन्न है। तो दोस्तों, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका भारत और ब्रिटेन दोनों में पाई जाती हैं। भारत में जो है नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक जो है प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार ब्रिटेन में जो है वहां का प्रधानमंत्री वास्तविक है तो नाम मात्र की कार्यपालिका वहां का राजा है। तो
आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, कोई भिन्नता नहीं है, दोनों में पाए जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। दोस्तों, ब्रिटेन में भी जो सरकार चलती है, ब्रिटेन की सरकार, वो भी सामूहिक रूप से जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां की जो निचली सदन है, जो वहां के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सदन है, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसी प्रकार भारत में भी जो सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में यह पाई जा रही है, बी नंबर। द्विसदनीय विधायिका है। दोस्तों, ये दोनों में पाई जाती है। भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वहीं ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि द्विसदनीय विधायिका भी है दोनों जगह, और न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये केवल भारत में पाया जाता है, ब्रिटेन में नहीं पाया जाता। ब्रिटेन में संसद जो है वही संप्रभु है, उसको जो मन करेगा वो बनाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली ब्रिटेन में नहीं है, जबकि भारत में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। इस मामले में भारत और ब्रिटेन भिन्न है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इसके अलावा भारत में प्रधानमंत्री दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में केवल हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन सी है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और ऑप्शन डी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। दोस्तों, आइए इसको ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दोस्तों, ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय प्रणाली के मामले में एक आदर्श है। तो ये कथन सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल रूप से जो संविधान है सामान्य परिस्थिति में वह संघात्मक व्यवस्था की ही बात करता है, और जब आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं, इस तरह की स्थिति में ही भारतीय जो सरकार की व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाती है, नहीं तो सामान्य परिस्थिति में वो संघीय बनी रहती है। तो ये भी कथन गलती है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। दोस्तों, फ्रांस में जो है सरकार की एकात्मक प्रणाली है। इस प्रकार ये भी कथन गलत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस प्रकार ये भी कथन गलती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर में संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली है क्या? दोस्तों, एकात्मक प्रणाली का तात्पर्य ऐसी शासन प्रणाली से हुआ जिसमें एक ही सरकार होती है और जो क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं वो उसी से शक्ति प्राप्त करती हैं, न कि संविधान से। जैसे उदाहरण के रूप में ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर एक केंद्र सरकार होती है और जो क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं वो ब्रिटेन के सरकार से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। जब मन करे वो उनको वापस बुला ले, जब मन करे उनको भंग कर दे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो क्षेत्रीय सरकार हैं, जैसे कि राज्य सरकार है, वह जो है भारतीय संविधान से अपनी शक्ति ग्रहण करती है, न कि केंद्र सरकार से। जबकि ब्रिटेन में जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करना उनको पड़ता है, उसके एक्ट के माध्यम से ही उनको काम करना पड़ता है। तो जिसमें केवल एक सरकार हो, उसी के दिशा निर्देश अनुसार जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं वही काम करें, तो उसको एकात्मक प्रणाली कहेंगे। और जब केंद्र और राज्य सरकार यानी कि क्षेत्रीय सरकार दोनों संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, तो उसको संघीय प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ये होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में सरकार की संघीय प्रणाली है, इसका स्पष्ट उल्लेख है, जबकि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, आर्टिकल 1। इसके अतिरिक्त संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो राज्यों की अपेक्षा
केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। दोस्तों अगर आप ये वाला बिंदु देखना चाहते हैं तो केंद्र राज्य जो संबंध का चैप्टर है भारतीय संविधान में, उसको आप पढ़कर जान सकते हैं। सरकारिया आयोग 1983 से 87 ने भी संघीय सर्वोच्चता को केंद्र राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए उपयुक्त माना है। दोस्तों सरकारिया आयोग जो है 1983 से 87 तक काम किया। इस आयोग का मेन मकसद स्थापित करने के पीछे ये था कि केंद्र राज्य के बीच के संबंधों को कैसे सुधार किया जा सकता है, इस पे सुझाव देना था इसको। तो इसने भी कहा कि संघीय सर्वोच्चता मतलब कि केंद्र सरकार की जो सर्वोच्चता है, केंद्र की सर्वोच्चता अगर है तभी जो है केंद्र और राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है, फिर भी भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रेरित थे? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से यह विचार लिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए होगा। अब देखते हैं कि राज्यसभा में फिल्म अभिनेत्री रेखा हुई या क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की नियुक्ति हुई थी, तो यहाँ पे प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व ये लोग दे रहे हैं राज्यसभा में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। आयरलैंड से भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं उनका उल्लेख इस प्रकार है। राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन जो होगा वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित जो प्रक्रिया है वह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। दोस्तों जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वे हैं समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये दोनों प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है गणतंत्रात्मक व्यवस्था कनाडा। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, इस प्रकार ये सुमेलित है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, इस प्रकार बी नंबर भी सुमेलित है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी सुमेलित है। और ऑप्शन डी है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, न कि कनाडा के संविधान से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांस से लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है जर्मनी। दोस्तों भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर सी होगा। अगर विधि का शासन आपसे पूछा जाए तो उसका सही उत्तर इंग्लैंड होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है और विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए है भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन बी है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और ऑप्शन सी है भारत में एकल नागरिकता अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था है, आप जानते हैं कि जो संघीय मॉडल है भारत का, वो कनाडा के मॉडल से प्रेरित है। तो इस प्रकार संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। भारत में एकल नागरिकता अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है उससे जो है भारत की एकल नागरिकता प्रेरित है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसी तरह गलत होता है। अगर हमको अमेरिका के बारे में भी पता है तब भी हम इस ऑप्शन को गलत ठहरा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार यहाँ प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और सी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ए नंबर। आइए व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान से जो भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए हैं वे हैं संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो विधायक का चुनाव होता है या सांसद का चुनाव होता है उसमें जो उम्मीदवार ज्यादा वोट पाए, बहुमत पाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज डेट 100 वोट हैं और 7 कैंडिडेट हैं और सभी लोग जो हैं, जो 7 कैंडिडेट हैं उसमें से 6 लोग जो है 10-10 वोट पाते हैं और एक जो व्यक्ति है वो 40 वोट पाता है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 100 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बहुमत वो प्राप्त नहीं कर रहा है, जो 40 प्राप्त कर रहा है, 100 का बहुमत हुआ 50-51, लेकिन वो 40 ही प्राप्त कर रहा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वो विजयी घोषित होगा, मतलब जो ज्यादा पाया वो जीता। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, जो कैबिनेट सिस्टम है भारत में। और द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब राज्यसभा और लोकसभा ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित है। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, मतलब उसके जो दस्तावेज हैं वे सदियों से जो दस्तावेज उसके यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन्हीं को उसका संविधान माना जाता है। और वो कभी जो है एक जगह बैठकर लिखे नहीं गए हैं, बल्कि समय समय पर जो है वह ऐतिहासिक विकास के परिणाम है। तो यहाँ ब्रिटेन का संविधान जो बात हो रही है वह अलिखित संविधान की बात हो रही है। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, यह प्रावधान कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन डी है जर्मनी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था वो कनाडा के मॉडल से प्रभावित है और शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कनाडा के मॉडल से प्रभावित है। तो आप जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको इसमें रखा गया है कि संघ सूची में कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र हो गया। समवर्ती सूची में भी कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जैसे शिक्षा हो गया। और राज्य सूची है, पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। तो जो विषय इन तीनों सूचियों से बच जाएंगी वे विषय जो है अवशिष्ट शक्तियां में आती हैं, अवशिष्ट विषय सूची में आती है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी। यह प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कनाडा के संविधान से भारत में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। और जो ऑप्शन में जर्मनी था उससे जर्मनी का जो बीमर संविधान है
उससे जो है आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ये महत्वपूर्ण भाग। तो दोस्तों ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि टारगेट विद नीतीश अन्य विषयों पर भी एपिसोड लाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको टारगेट विद नीतीश की प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।